इस वीडियो के टॉपिक को समझने के लिए पहले हम एक वाइट बोर्ड में नॉर्मली एक सिचुएशन के हिसाब से समझते हैं और फिर उसके बाद में अगले वीडियो में हम जाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एनुअल रिपोर्ट में एक्चुअल वैल्यूज़ के साथ में देखने के लिए कि कैसे वो डेटा प्रेजेंट होते हैं। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे डिप्रिसिएशन के बारे में। ना, डिप्रिसिएशन क्या होता है उससे पहले हमें समझना पड़ेगा एक सिचुएशन को लेकर के कि डिप्रिसिएशन है क्या और क्या इसका पर्पस एंड रोल रहता है। इमेजिन करिए कि आप वाटर बॉटल्स बनाने के मैन्युफैक्चरर हैं। उस वाटर बॉटल बनाने के लिए आप अपने फैक्ट्री में कुछ इक्विपमेंट्स परचेज करते हैं। लेट अस से ये इक्विपमेंट्स की कॉस्ट आपको 10 करोड़ रुपीस पड़ती है और आपने एक फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में फाइनेंशियल ईयर लेट अस से 2025 में इसको परचेज किया विच इज़ 1 अप्रैल ऑफ 2025। 1 अप्रैल 25 को आपने परचेज किया। इसकी लाइफ आपको पता है, मैन्युफैक्चरर जो इक्विपमेंट बनाता है जिससे आपने परचेज किया उसने आपको बता दिया है कि इसकी लाइफ 5 ईयर्स के लिए है। आपको समझ में आया कि ये इक्विपमेंट आपको वाटर बॉटल्स बनाने में मदद करेगा जो आपके टोटल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देगा। हमने ये भी आइडेंटिफाई कर लिया कि 5 साल के बाद इसकी सैल्वेज वैल्यू मतलब इसकी फाइनली इस इक्विपमेंट को जब हम डिस्कार्ड करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी। हमें समझ में आया कि इसकी 0 रुपीज इज द फाइनल वैल्यू। अब समझते हैं इस सिचुएशन को कि ये इक्विपमेंट को सबसे पहले हम सोचते हैं कि क्या ये एक एक्सपेंस है या ये एक इन्वेस्टमेंट है। मैं क्यों ये दो वर्ड यूज कर रहा हूं विच इज इन्वेस्टमेंट और एन एक्सपेंस। अगर वाटर बॉटल बनाने की मैन्युफैक्चरिंग इज माय कोर बिजनेस एक्टिविटी तो वाटर बॉटल्स बिकम्स माय इन्वेंटरी, मतलब वो मेरा प्रोडक्ट हो गया। अब यहाँ कंपनी का कोर बिजनेस एक्टिविटी क्या है? कंपनी का कोर बिजनेस एक्टिविटी इज प्रोड्यूस एंड सेल वाटर बॉटल्स, राइट? नाउ इस केस में जब प्रोड्यूस एंड सेल वाटर बॉटल्स है और इक्विपमेंट क्या चीज के लिए मदद करेगा? ये वाटर बॉटल्स बनाने में। मतलब ये मशीन या इक्विपमेंट को यूज करते हुए कंपनी वाटर बॉटल्स बना करके सेल्स जनरेट कर सकती है। फेयर इनफ। नाउ इज दिस एन इन्वेस्टमेंट फॉर अस? व्हाई इज इट सो? व्हाई वी आर सेइंग सो? यस, दिस इज एन इन्वेस्टमेंट। ये हमारा खर्चा नहीं है। हम एक ही फाइनेंशियल ईयर में मतलब फाइनेंशियल ईयर 25-26 जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होगा उसमें हम इसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते एज 10 करोड़ रुपीज एक्सपेंसेस। तो ये एक्सपेंड नहीं होगा, ये कैपिटलाइज होगा। दिस विल बी कैपिटलाइज्ड। ये अगेन अकाउंटिंग टर्म है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में काफ़ी बार यूज होता है। ये एक इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंस नहीं होगा, ये इन्वेस्टमेंट्स होगा, इसीलिए हम इसे कैपिटलाइज कहते हैं। अब ये रिकॉर्ड कहाँ होगा? आइडली 1 अप्रैल 2025 को 10 करोड़ रुपीज हम रिकॉर्ड करेंगे कहाँ पर? ये जाएगा आपके बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में ये जाएगा आपके असेट्स में। अब सवाल आया व्हाई इन एसेट्स? बिकॉज दिस इज अ रिसोर्स। ये रिसोर्स है, किसका है? ऑफ कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आपकी कंपनी का, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का। कंट्रोल कौन कर रहा है? कंट्रोल्ड बाय यू। कंपनी, रिसोर्स ऑफ कंपनी कंट्रोल्ड बाय द कंपनी विच विल जनरेट व्हाट? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। इकोनॉमिक बेनिफिट क्या होता है? मॉनेटरी बेनिफिट। मॉनेटरी बेनिफिट। नाउ ये हो गया हमारे बैलेंस शीट। फेयर एनफ। अब अगर हम इसके टाइम पीरियड को हम समझें तो हमने परचेज इसको कब किया है? If I look at timeline, so this is what likely the timeline is going to be: 1, 2, 3, 4 and 5. So 0, 1, 2, 3, 4 and 5. हम बोल रहे हैं कि हमने ये 10 करोड़ रुपीस का मशीनरी यहाँ परचेज किया टाइम 0 1 अप्रैल में। ये हमारे लिए हो गया कौन सा? 26 का फाइनेंशियल ईयर एंड, फिर ये 27, फिर ये 28, 29 एंड 30। हमने क्या कहा
कि ये मशीनरी का प्राइस या वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा। कब? यहाँ पर। दिस इज़ गोइंग टू बिकम ज़ीरो एट दिस पॉइंट। अब क्योंकि मैंने इसको कैपिटलाइज़ किया है और क्योंकि मैंने इसको कैटेगराइज़ किया एसेट्स में, अच्छा ये कौन सी कैटेगरी का ऑफ एसेट्स होगा? ये नॉन करंट एसेट्स की कैटेगरी में होगा। क्यों नॉन करंट एसेट्स? क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट करने वाला है। लेकिन इसकी जो वैल्यू है 10 करोड़ रुपीस, अगले 5 साल तक हम मान के चल रहे हैं कि ये ज़ीरो तक आएगी। तो क्या ये सडनली यहाँ तक 10 की वैल्यू रहेगी और सडनली ज़ीरो हो जाएगी? द आंसर टू दैट इज़ नो। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर आप कोई कार परचेज़ करते हैं और लेट अस से ऑन रोड प्राइस उस कार की अगर 20 लाख रुपीस है और 5 साल उसकी लाइफ है, तो उसकी लाइफ ग्रेजुअली, उसकी वैल्यू ग्रेजुअली नीचे जाती है, इमीडिएटली नहीं जाती है। तो वैसे ही यहाँ पर भी होगा। अगर हम मान के चल रहे हैं कि लाइफ 5 इयर्स है और ईच साल हम इसकी यूज़ इक्वल वैल्यूज़ के साथ डेप्रिशिएट कर रहे हैं या घटा रहे हैं, तो इसकी वैल्यू बराबर-बराबर घटेगा। तो इट इज़ गोइंग टू गो ऑन काइंड ऑफ अ लीनियर लाइन, ग्रेजुअली रिड्यूस होते जाएगा। तो मोस्ट लाइकली यहाँ पर ये 8 होगा, फिर उसके बाद में आपका 6 होगा, उसके बाद में आपका 4 होगा, फिर 2 होगा और इसकी वैल्यू जाएगी 0 तक में। अब यहाँ से यहाँ जब वैल्यू रिड्यूस हो गया, क्योंकि आपने बैलेंस शीट, हमने बोला कि बैलेंस शीट में तो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे असेट्स की कैटेगरी में। टाइम ज़ीरो पे जब हमने परचेज़ किया तो हम मान के चलेंगे मशीनरी की वैल्यू 10 करोड़ से बड़ी है। मोस्ट लाइकली हमने कैश आउटफ्लो किया होगा, तो 10 करोड़ का कैश हमारा नीचे जाएगा, जो कि अकाउंटिंग इक्वेशन को बराबर रखेगा। अब जब 1 साल के बाद में इसको हमने यूज़ किया, तो इसकी यूज़ केस जो फर्स्ट 2 करोड़ की है, विच इज 10 माइनस 8, जो 2 करोड़ की वैल्यू जो हम रिड्यूस कर रहे हैं, ये यूज कौन से पीरियड को बेनिफिट करने के लिए दिया गया है? जो भी सेल्स आपने इस ड्यूरेशन में जनरेट किया है, विच इज फ्रॉम 0 to 1, उसमें इस मशीनरी की कंट्रीब्यूशन तो जरूर है। आंसर टू दैट इज यस। तो ये 2 करोड़ आइडियली हमारे उस साल के परफॉर्मेंस रिपोर्ट, मतलब जो पीएनएल रिपोर्ट या इनकम स्टेटमेंट रिपोर्ट में वहां पर एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड होना चाहिए। दैट्स व्हाट अकाउंटिंग पॉलिसी सेज। और जब हम इसको रिकॉर्ड करते हैं तो इसको रिकॉर्डिंग में हम नाम क्या देते हैं? इसे हम कहते हैं डेप्रीसिएशन। दिस इज कैटेगराइज्ड एज डेप्रीसिएशन। टू रीजंस हो सकते हैं यहाँ पर हम समझ सकते हैं। एक, मशीनरी की वियर एंड टियर है, क्योंकि हमने कैपिटलाइज किया है तो हर साल उसकी एक्सपेंस करना पड़ेगा, हर साल उसकी वैल्यू को घटाने के लिए हमें डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना पड़ेगा। दूसरा, 10th 5th ईयर तक में इसकी वैल्यू जीरो होने वाली है, और जब जीरो हो जाएगी तो हमें मान के चलना है कि बैलेंस शीट में वैल्यू उसकी घटते जा रही है, तो घटने के बाद में हमें उस मशीनरी को रिप्लेस भी करना पड़ेगा 5th ईयर में। तो वो भी एक सेकंड रीजन है जिसकी वजह से हम हर साल अपने पीएनएल मतलब परफॉर्मेंस से कुछ पैसा सेपरेट रख लेते हैं, ताकि इंटरनली ही वो आपकी मशीनरी या इक्विपमेंट 5th ईयर में रिप्लेसमेंट के लिए इंटरनली ही पैसे जनरेट हो जाए। अब जब हमने पीएनएल को फर्स्ट ईयर में 2 करोड़ रुपीस रिकॉर्ड किया एज एन एक्सपेंस, पीएनएल में जब डेप्रिसिएशन एज एन एक्सपेंस हमने रिकॉर्ड किया, नेट सेल्स, लेट अस से व्हाटएवर दैट एक्स अमाउंट, प्रॉफिट डेप्रिसिएशन एज एन एक्सपेंस की वजह से होगा क्या? ये 2 करोड़ से रिड्यूस हो जाएगा। अब अगर प्रॉफिट रिड्यूस होगा तो आप याद करिए, ये प्रॉफिट कनेक्टेड होता है बैलेंस शीट में, जो कि इक्विटी को रिड्यूस करेगा बाय 2 करोड़, व्हिच इज द डेप्रिसिएशन अमाउंट, अज्यूमिंग देयर इज नो अदर इक्विपमेंट इन द कंपनी। अब ये इक्विटी रिड्यूस करेगा तो मोस्ट लाइकली उस पीरियड में मशीनरी की भी वैल्यू घटेगी, तो ऑब्वियसली तो ये 10 ना होते हुए 8 हो जाएगा, और 2 करोड़ से यहाँ से इक्विटी की वैल्यू घट जाएगी। सो अगेन द बैलेंस स्टेज as it is, which is equity plus liability is equals to asset, that stays as it is. सो जस्ट अ क्विक रिकैप, हमने समझा डेप्रिसिएशन क्या है। डेप्रिसिएशन एक्चुअली स्टार्ट होता है आपके कोई प्लांट में, कोई इक्विपमेंट परचेज किया, कोई टेक्नोलॉजी परचेज किया, वो उसकी एक लाइफ होगी, मोस्ट लाइकली आपकी मोस्ट केसेस में मोर देन 1 ईयर या मोर देन 1 वर्किंग कैपिटल साइकिल, और उसकी कोई सैल्वेज वैल्यू होगी, उसके हिसाब से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हर साल डिप्रिसिएशन अमाउंट क्या होगा। तो डिप्रिसिएशन अमाउंट जाता है आपके पीएनएल में, लेकिन वो क्योंकि हमारे बैलेंस शीट को भी इम्पैक्ट करता है, और वो हमें इम्पैक्ट करेगा इस पॉइंट पे, विच इज एट द वैल्यू विच इज रिकॉर्डेड एज प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, जो हम एनुअल रिपोर्ट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी देखेंगे।
I hope you are clear with the introductory concept of depreciation. If you have any questions, make sure to comment that. Thank you for watching the video.